हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वी नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसका मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है। तो आज हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक एल्काइल हैलाइड, नाम है इसका प्रोपेन ब्रोमाइड। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो पहले एल्कोहलिक KOH के साथ, साथ में हीटिंग दे रखा है, फॉर्मेशन होता है ए का। ए के बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HBr के साथ, बनता है हमारे पास बी। और बी की रिएक्शन कराइए एक्वस KOH के साथ, और साथ में फिर आपने कर रखा है यहाँ पे हीट। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आइए जरा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। आपके पास गिवन है CH3 CH2 CH2Br। तो बेटा इसका नाम होगा प्रोपेन ब्रोमाइड। प्रोपेन ब्रोमाइड। अब आपने जब इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH के साथ, और साथ में आपको क्या दे रखी है? हीटिंग दे रखी है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम होगा एलिमिनेशन। रिएक्शन होगी हमारे पास एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन होता है बेटा, तो एलिमिनेशन भी कौन सा होगा? अल्फा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्फा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। जरा समझिए यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो आपको गिवन है CH3 CH2 CH एंड यहाँ पे ले लो आप Br CH2Br। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जो CH2 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH और यहाँ पर H। तो बेटा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन है अल्फा, और दूसरा कार्बन है बीटा। अगर कभी भी लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग, तो आप क्या करोगे? आप अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाओगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे, अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाओगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं हम? एलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको क्लियर है? तो आपको Br हटाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है। यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगी एक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाम है इसका प्रोपीन। नाम हो गया इसका प्रोपीन। आई जरा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जो प्रोपीन है, यही प्रोपीन मेरे पास क्या है? ए। अब आप इस प्रोपीन की रिएक्शन करा रहे हो HBr के साथ। तो बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉव रूल। कौन अप्लाई करेंगे? मार्कोनिकॉव रूल। और रिएक्शन का नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो बेटा मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? एल्कीन का वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, उस पे आप क्या करोगे? रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट ऐड करोगे। HBr में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन पे। और ब्रोमीन पे होगा नेगेटिव चार्ज। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। क्लियर है? अब इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH बॉन्ड CH3, और यहाँ पे बेटा C वाले कार्बन पे जोड़ेंगे Br। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाम हो गया इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आपने क्या करा है देखिए। उसके बाद आप जब HBr से रिएक्शन कराई, तो उसके बाद बनता क्या है बेटा? हमारे पास HBr से रिएक्शन करने पे बनता क्या है? बी। यही हमारे पास हो गया हमारा बी। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है एक्वस KOH के साथ। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एक्वस KOH के साथ। जरा समझिए, हमने रिएक्शन करानी है एक्वस KOH के साथ। अब बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम होगा SN2। बेसिकली एक्वस KOH हमें क्या देगा? K प्लस और OH माइनस। और ये जो OH माइनस है, ये हमारा जो OH माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, बाहर निकालेगा Br को, और प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 CH बॉन्ड CH3OH। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? ये है हमारे पास प्रोडक्ट C, और जिसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूंगा, तो जो OH ग्रुप आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। ये बना प्रोपेन टू ऑल। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फिडाक्राफ एल्काइलेशन रिएक्शन
बट गिव अ पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। बेटा जरा हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पहली रिएक्शन है हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले आप रिएक्शन को समझ लो कि रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हो। जब हमें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना होता है बेटा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड, और साथ में हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा अपना एक एल्काइल हैलाइड। क्या यूज करेंगे? एल्काइल हैलाइड। और साथ में आपको यूज करना है एक यहाँ पे लुइस एसिड जिसका नाम है एनहाइड्रस AlCl3। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से देखना। तो होता क्या है बेटा, जो RCl होता है, इस क्लोरीन के पास क्या है, खुद का लोन पेयर। तो ये अपना जो लोन पेयर है वो AlCl3 को देता है, और ये जो AlCl3 है वो एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुइस एसिड क्यों बना? क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम के पास खुद के क्या खड़े हैं, इसके पास है खुद के वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन से लोन पेयर का गेन करेगा, और यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो बनता है RCl डेटिव बॉन्ड AlCl3। अब होगा क्या बेटा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी दिखा सकता हूं, RCl बॉन्ड AlCl3, जिसने लोन पेयर दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन मिले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली मैंने जो डेटिव बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अब होता क्या बेटा, जैसे इस क्लोरीन पे पॉजिटिव बनेगा, वो एल्काइल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे मिलेगा एक R प्लस, और साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको एक AlCl4 माइनस। क्लियर है? इसका मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो R प्लस होता है। क्लियर है? यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है नीट 2025। सो 2024 में क्या क्वेश्चन आए हैं, और क्या इन पे हम 2025 में किन क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे, बेसिकली इस वीडियो बनाने का हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? दूसरी चीज बेटा, सपोज कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है ये भी आ सकता है। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया एक बेंजीन, मैंने कहा इसकी रिएक्शन करा दो बेटा। तो रिएक्शन करा दो इसकी, किसके साथ करा रहा हूं मैं? प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है मेरे पास? प्रोपाइल क्लोराइड, और साथ में बेटा मैंने आपको दे दिया एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको समझ में आ गया कि सर ये रिएक्शन कौन सी हो गई? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है वो बॉन्ड टूट जाता है, और मिलेगा आपको CH3 CH2 और CH2 प्लस। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा, जब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन की यहाँ पे क्या होती है बेटा? रीअरेंजमेंट अलाउ होती है। रीअरेंजमेंट अलाउ होती है, मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, फॉर किसके लिए? फॉर मोर स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए ये कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि जो ये कार्बोकेटाइन बना है कितने डिग्री का बना है? 1 डिग्री का। और यहाँ पे बेटा हम कर देंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करने वाले हैं? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। इस कार्बोकेटाइन को, जो कि हमारा 1 डिग्री पे था, इसको मैं ले गया अपने 2 डिग्री पे, और फॉर्मेशन हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का। क्लियर है? इसका मतलब बेंजीन के पास जुड़ने कौन जाएगा? बेंजीन के पास अब जो जुड़ने जाएगा वो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसका हमें कॉमन नेम भी याद रखना है। कॉमन नेम क्या है हमारे पास? क्यूमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? क्यूमीन। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चंस पे। अपने क्वेश्चन में हमने फ्रिडल का रिएक्शन आपको समझा दी। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लिख लो यहाँ पे, कार्बिल अमाइन टेस्ट। बेटा ये जो होता है इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है, हमको लेना होता है 1 डिग्री का अमाइन। क्या लेंगे हम? 1 डिग्री का अमाइन। हम एलिफेटिक अमाइन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने RNH2 लिया तो ये बन गया एक एलिफेटिक अमाइन। या फिर बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरोमेटिक अमाइन भी ले सकता हूँ। बेंजीन के रिंग पे NH2 जोड़ूंगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक अपना एरोमेटिक अमाइन। अब होता क्या है बेटा,
जब हम कार्बिल अमाइन टेस्ट करते हैं तो जो 1 डिग्री का अमाइन होता है इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में लेते हैं मीडियम को बेसिक। होता क्या है, ये है बना रखा है मैंने क्लोरोफॉर्म, जरा स्ट्रक्चर समझो। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और हमने ले क्या रखा है एक बेस। तो ये जो बेस होता है ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलते हैं, उतने समय में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, उतने समय में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे बनता है CCl2। क्या बनता है बेटा, CCl2। और ये जो CCl2 है इसको हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बीन। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बीन, तो आप बोलना कार्बीन में जो कार्बन होता है बेटा, उस कार्बन के पास पॉइंट नंबर 1 एक तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन ने क्लोरीन के साथ क्या कर रखे, 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे। साथ में अगर आप देखोगे कार्बन के पास क्या है, टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कार्बिन की बात करूं तो कार्बिन मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्लास जो है वो क्विक रिवीजन क्लास है, आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। कार्बिल अमाइन क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, दोनों का मतलब सेम है। किसके लिए है, 1 डिग्री अमाइन के लिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो रिएक्शन किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म ऑफ KOH के साथ। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बीन का। मतलब इन 1 डिग्री अमाइन के पास जुड़ने कौन जाती है, कार्बीन। आपको इतना याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा यहाँ पे, आइसोसाइनाइड। अगर आपने एलिफेटिक अमाइन लिया है तो एलिफेटिक आइसोसाइनाइड, और अगर एरोमेटिक अमाइन लिया है तो यहाँ पे बन जाएगा एक एरोमेटिक आइसोसाइनाइड। अब इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। बेटा पता क्या चला, आइसोसाइनाइड बन गया। ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसके पास एक बड़ी गंदी स्मेल होती है जिसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल, या इसका दूसरा नाम हो गया बैड स्मेल। समझ में आया यहाँ तक कहानी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास एक आइसोसाइनाइड है, बेटा ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक आइसोसाइनाइड है और आपने इसके ऊपर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर। क्या डाला आपने, वाटर। तो वाटर डालने से बेटा फिर से बन जाएगा हमारे पास अमाइन, और साथ में हमें मिलेगा एक एसिड जिसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इस एसिड का, फॉर्मिक एसिड। ये क्या बन गया आपके पास, 1 डिग्री का अमाइन। आज के बाद एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है वो पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट देता है। पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट देता है, मतलब एक पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट का मतलब हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या देने वाला है, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। आइए जरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो मुझे लगता है कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन मैंने CHCl3 और KOH के साथ कराया, तो मुझे मिला एक कंपाउंड बी। इस कंपाउंड बी के पास कैसी स्मेल है, एक पंजेंट स्मेल है। अब हमने क्या करा, हमने डाला इसके अंदर पानी, तो पानी डालने पे फिर से मिला ए और साथ में मिला एक सी, और जो सी है वो हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव टॉलिन। क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। अब आपको पूछना, आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछेगा बताओ ए बी और सी क्या है, तो उस समय समझ जाना कि सर ए होगा एक 1 डिग्री का अमाइन जिसके अंदर आप क्लोरोफॉर्म और बेस डालोगे तो बनेगा आइसोसाइनाइड। इस आइसोसाइनाइड के पास कौन सी स्मेल है, पंजेंट स्मेल, जिसके अंदर जब आप क्या डाल रहे हो बेटा, वाटर डालते हो, फिर से क्या बन जाता है, एक 1 डिग्री का अमाइन, और साथ में आपको मिलता है एक फॉर्मिक एसिड। और यही फॉर्मिक एसिड क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट दे रहा है। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं डोंट डाल के कुछ और चीजें दिखा रहा हूँ बेटा। आपको आज के बाद याद रखना है, ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है, सब्सटेंस substance that will not give फिडल क्राफ्ट। अब मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ तो परेशान हो जाओगे। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। पॉइंट नंबर 1 बेटा एनिलीन। अगर मैं एनिलीन की बात करूंगा, इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के रिंग पे, बेंजीन की रिंग पे कौन से ग्रुप को जोड़ देना, अमाइन ग्रुप को जोड़ देना, NH2 को जोड़ देना, इसको बोलेंगे एनिलीन। जब बेटा मैं एनिलीन का फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करूंगा तो फिल्टर क्राफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा मुझे एक एनहाइड्रस AlCl3।
तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास खुद का क्या है, लोन पेयर, और ये अपने लोन पेयर से किस पे अटैक करने लगता है, AlCl3 पे। और होता क्या है, ये AlCl3 के साथ खुद ही क्या बना लेता है बेटा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। देखो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन कब होगी, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन तब होगी जब ये 8Cl रिएक्ट करे किसके साथ, AlCl3 के साथ, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि जो NH2 है यही किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 के साथ, और क्या कर रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, अमोनियम कॉम्प्लेक्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, नो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, ना फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, मैं लिख देता हूँ, ना फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, ना फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। हमारे लिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया नीट 2025 के लिए। अगर मैंने बेंजीन की रिंग पे ऐसे ग्रुप जोड़े, क्या करें, मैंने एक काम करता हूँ, एक्स की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेंजीन के रिंग पे अगर मैंने ऐसे ग्रुप जोड़े बेटा जो कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है, कैसे हैं, जो डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग, तो बेटा क्या होगा, मतलब माइनस एम है या फिर माइनस आई है, माइनस एम है या माइनस आई है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे भी याद रखना, नो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, कोई भी फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। सपोज करो बेटा मैंने आपको दे दिया बेंजीन के रिंग पे जोड़ा CN, है ना, या फिर मैंने बेंजीन के रिंग पे जोड़ दिया इस समय कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको पता है ये CN कैसा है, माइनस एम, बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, माइनस एम। या फिर क्या करूं, बेंजीन के रिंग पे मैं जोड़ देता हूँ एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी क्या है, माइनस एम है। या फिर बेंजीन के रिंग पे बेटा मैं जोड़ देता हूँ इस समय नाइट्रो, तो नाइट्रो भी क्या है, माइनस एम। समझ में आ रही है कहानी। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो RCl और AlCl3 के साथ एनहाइड्रस, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होने वाली, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होने वाली। इसके अंदर एक ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ गया होगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। अगर तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है तो आप कहोगे सर देखो क्लोरीन भी क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, तो बेटा याद रखना क्लोरीन हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, क्लोरीन हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करेगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि क्लोरीन के पास माइनस आई के साथ साथ प्लस एम भी होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है नीट 2025 में अगर ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन जो है वो फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन तो नहीं करेगा, पर कार्बिल अमाइन रिएक्शन या कार्बिल कार्बाइल अमाइन जो टेस्ट है, कार्बिल अमाइन टेस्ट, बेटा ये देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे बोला गया बताओ भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन, भैया क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बच्चे बच्चे को पता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा सपोज करो मेरे पास रिएक्शन है ए गिव बी, मैं इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कब बोलूंगा, जब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट क्या है बेटा हमारे लिए, हीट हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और जब भी हीट रिक्वायर्ड होती है तो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन क्या कहता है, केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन कहता है रिक्वायर्ड हीट का मतलब हीट को क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी पॉजिटिव बनना है और क्यूपी को भी पॉजिटिव बनना है, मतलब दोनों में से ठीक कौन सा है, बी और डी, और बी और डी ठीक होते ही कहां पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है, क्या पूछा भैया, कि आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, भैया आओ कैलकुलेशन कर लो। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2, भैया H2 का मोलर मास बोलो, H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल। आपके पास मास ऑफ H2 गिवन है क्वेश्चन में 1 ग्राम, मोलर मास गिवन है, तो बेटा मोल्स निकाल लें, तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। सो मास कितना है H2 का, 1 ग्राम, मोलर मास कितना है 2 ग्राम, तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास भाई,
मोल्स आ गए 0.5 मोल्स, और अगर 0.5 मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.5 या 1/2 Na मॉलिक्यूल्स। आइए इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अंदर Na/2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर 1 को। तो ऑप्शन नंबर 1 में बेटा आपको गिवन है मास, मास किसका गिवन है N2 का, दैट इज 14 ग्राम। और बेटा मोलर मास क्या होगा N2 का, दैट इज 28 ग्राम। तो यहाँ से आपने मोल्स निकाले, सो मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल्स। और 1/2 मोल्स को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1/2 Na मॉलिक्यूल। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही सही आंसर अपना मिल चुका है। सो द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज 14 ग्राम ऑफ N2। आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ LNK वर्सेस 1/t अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन। भैया जी काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। ये मान के चलिए हर साल क्वेश्चन इसमें से आ रहा है बेटा। अब आएंगे हम सबसे पहले अपनी आर्हेनियस इक्वेशन पे। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है? आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बेटा, सबसे पहले समझो। ये देती है इट गिव रिलेशन, इट गिव रिलेशन between rate constant, and यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मैं क्या क्या लिखूंगा, बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड यहाँ पे चाहो लिख लो टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। समझो बेटा, मैं थोड़ा चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली बेटा जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा ना रेट लॉ। तो रेट लॉ याद आ रहा है किसी को? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या लिखेंगे एन। यहाँ पे एन क्या हो गया ऑर्डर, और यहाँ पे के क्या है हमारे पास? के हमारे पास हो जाएगा रेट कांस्टेंट। अब बेटा जो रेट कांस्टेंट होता है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दूसरा डिपेंड करता है ये हमारा कैटलिस्ट पे। अब ये टेम्परेचर और कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कैटलिस्ट का यूज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट पे, फिर से सुन लो, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट क्या है, उस इफेक्ट को बताने के लिए हम कौन सी इक्वेशन पढ़ते हैं? अपनी आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? दैट इज के इज इक्वल टू ए ई की पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। जरा समझ लो यहाँ पे व्हाट इज के होता है हमारे पास रेट कांस्टेंट। अच्छा एक चीज याद रखना, नीट 2025 में हो सकता है आपके पास यूनिट ऑफ के का क्वेश्चन आ जाए, मुझे लग रहा है आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो होती है यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, क्या होती है कोई बताना चाहेगा? तो यूनिट ऑफ के की यूनिट होती है बेटा मोलर की पावर, मोलर की पावर क्या, 1 - n टाइम इनवर्स, मोलर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ पे n क्या होता है हमारे पास? ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यूनिट ऑफ के क्या बनेगा बेटा? यूनिट ऑफ के बनेगा मोलर टाइम इनवर्स। याद रखेंगे मोलर की यूनिट क्या होती है, आई थिंक ये तो आपको क्लियर ही होगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं? मोलर। सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, मुझे लगता है बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं फिर से अपना आर्हेनियस इक्वेशन पे। सो के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पे के क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। ये क्या है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी। और टी हमारे पास क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर भी हमेशा किस पे पुट करना है हमें? केल्विन में। आर पे आ जाओ बेटा, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब इसी इक्वेशन में जो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन, या हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन है, फिर से लिख देता हूं मैं, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं यहाँ पे एल एन ले लूं बेटा,
तो ln लेने पे ये बनती है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो जरा, a की वैल्यू हमेशा a 1 से ज्यादा होगी। a होता है क्या हमारे पास, a बताता है बेटा एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स, बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स की रिएक्टेंट पार्टिकल्स में कितने कोलिजन हो रहे हैं ना पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो ln a की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है आपको, पॉजिटिव। आओ जरा फिर से समझो बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, एक ग्राफ, ग्राफ का नाम है ln k वर्सेस 1/t। मतलब ln k को मुझे लेना है y एक्सिस पे और 1/t को लेना है x एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैंने ln k को रिप्लेस कर दिया y के साथ, और जो ये 1/t था, इस 1/t को मैंने रिप्लेस कर दिया x के साथ। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस ई ए ओवर आर एक्स। अब मैं समझ में आया। अगर आप इसके कंपैरिजन करोगे y इज इक्वल टू सी प्लस एम एस, तो यहाँ पे c क्या है बेटा, c हमारे पास होता है इंटरसेप्ट, और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई ln a, जो कि कैसा है, एक पॉजिटिव। पर अगर मैं m की बात करूंगा, m हो गया हमारे लिए स्लोप, जिसकी वैल्यू है माइनस ई ए बाई आर। तो स्लोप कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। तो जब आप बनाओगे, जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, y एक्सिस पे ले लो अपना ln के, y एक्सिस पे क्या लिया आपने, ln के, x एक्सिस पे ले लिया आपने 1/t। तो बेटा देखो इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास, स्ट्रेट लाइन की, जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आने वाला है, आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, देखिए जरा। सो द करेक्ट आंसर इज, बेटा ये गलत है, इंक्रीजिंग है, ये गलत है, इंक्रीजिंग है, ये गलत है, इंक्रीजिंग है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, a steam volatile organic compound which is immiscible with the water has a boiling point of 250 degrees Celsius during the steam distillation, a mixture of this organic compound and water will boil। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो मैं तो इसको सॉल्यूशन का क्वेश्चन मानता हूँ। है क्या, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज, ठीक है चलो। तो ये आपके पास कंटेनर के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ में आया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 250 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टीम के साथ कैसा है, स्टीम के साथ तो वो है वॉलेटाइल, स्टीम के साथ कैसा है, वॉलेटाइल। और अगर मैं बात करता हूँ पानी की, H2O की, तो पानी के अंदर कैसा है, इमिसिबल। पानी के अंदर कैसा हो गया, वो इमिसिबल हो गया। अब समझो जरा कहानी को सुनो। बेटा एक बार बताओ, बॉइलिंग पॉइंट 250 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 250 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम मैं एक्स दे देता हूँ। जो वेपर प्रेशर है एक्स का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तभी तो क्या होती है उसके अंदर, बॉइलिंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपने क्या करा है, आपने यहाँ से बेटा, यहाँ से आपने पास कर दी स्टीम, यहाँ से आपने क्या पास कर दी, स्टीम। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ ना कुछ क्या मिलेंगी आपको, वेपर्स। और यहाँ से आ रही है स्टीम, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, वेपर्स ऑफ H2O। क्या मिलेंगी आपको, वेपर्स ऑफ H2O। इसका मतलब अगर मैं इस पोर्शन में, जो ऊपर पार्ट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का टोटल प्रेशर निकालूं, तो प्रेशर अप्लाई बाय, या फिर वेपर प्रेशर ऐसे लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एक्स प्लस वेपर प्रेशर ऑफ पानी या वाटर वेपर। समझ में आया। आपको पता है वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, जिसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। इसका मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस, आप देखो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, आप ये देखो यहाँ पे आपको फायदा क्या हुआ। अगर ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स होता, अगर आप इसको बॉईल करना चाहते, तो बॉईल करने के लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता, 250। पर जैसे ही आपने स्टीम, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ पे स्टीम को पास कर दिया, क्या पास कर दिया, स्टीम को पास कर दिया। क्योंकि बेटा अब यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, यहाँ पे आपके पास मिल गई है आपको स्टीम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन दोनों का जो प्रेशर होगा, उसको मैंने बोला टोटल प्रेशर। अब जब ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, तब इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी बॉइलिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा, पानी को बॉईल करना है कितना चाहिए बेटा, 1000 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बेटा अब ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर हमारा बॉईल करेगा कहाँ से, बिलो 100 पे, क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। रीजन क्या है, क्योंकि पानी जो बॉईल हो रहा है वो 100 पे बॉईल हो रहा है, पर पानी 100 पे बॉईल तब होता है जब प्योर पानी होता है। पर जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर्स भी इंक्लूड कर दी, तो पानी का वेपर प्रेशर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बॉईल करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोज इन इट स्ट्रक्चर। तो बेटा ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। क्यों गलत स्टेटमेंट दिया है अभी मैं आपको समझा दूंगा इसको। और दूसरा है ग्लाइकोजन इज फाउंड इन द ईस्ट फंगी ऑल्सो, ये बिल्कुल सही है। बेटा होता क्या है, जब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया होगा, मैंने पढ़ाया होगा, जो बच्चे मुझसे पढ़े, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर तीन चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। एक होता है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है बेटा, सेलुलोज को हम बोलते हैं प्लांट, प्लांट बैकबोन, क्या बोलते हैं इसको, प्लांट बैकबोन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, दूसरा आपको याद रखना है स्टार्च। तो बेटा जो स्टार्च होता है इसको हम बोलते हैं प्लांट स्टोरेज, क्या बोलते हैं, प्लांट स्टोरेज। स्टार्च के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक आती है आपके पास एमाइलोज, दूसरा आता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, क्लियर है। आप, मुझे क्या लगता है नीट 2025 में क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस पे आ सकता है। नीट 2025 में हो सकता है वो यहाँ से क्वेश्चन बना दे, एमाइलोज कैसा है, वाटर सॉल्युबल, एमाइलोज कैसा है, वाटर सॉल्युबल, और एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर है, तो जरा ध्यान रखना है। तीसरा पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है बेटा ग्लाइकोजन, तीसरा पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है बेटा इसको बोलते हैं एनिमल स्टोरेज, क्या नाम है इसका, एनिमल स्टोरेज। तो आइए स्टेटमेंट नंबर वन में, स्टेटमेंट नंबर वन में क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोज। भैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एमाइलोज है वो स्टार्च है, स्टार्च का मतलब वो प्लांट स्टोरेज है, और ग्लाइकोजन के एनिमल स्टोरेज है। क्लियर है, और ग्लाइकोजन इज फाउंड इन द ईस्ट एंड फंगी ऑल्सो, ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर टू। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट टू इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब बच्चों ने किया होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय द मैग्नीज इन द गिवन रिएक्शन। बेटा रिएक्शन जो दे रखी है, आपको दे रखा है MnO4 2 माइनस, इसका नाम क्या है, बोलो, इसका नाम होता है मैग्नेट आयन। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे मैग्नीज आएगा +6 में, MnO4 माइनस का नाम होता है पर मैग्नेट आयन, जब कैलकुलेट करोगे मैग्नीज आएगा +7 में। MnO2 के अंदर जो मैग्नीज है वो +4 में, मतलब इस पूरी रिएक्शन के अंदर मैग्नीज आपको मिला +6 में, किसके अंदर, MnO4 2 माइनस के अंदर। मैग्नीज मुझे मिला +7 में, किसके अंदर, MnO4 माइनस के अंदर। और मैग्नीज बेटा प्रेजेंट है +4 में, किसके अंदर, MnO2 के अंदर। मतलब +6 है, +7 है, +4 है। तो +6 है, +7 है, +4 है, क्या क्या नहीं है, +2 में नहीं है और +3 में नहीं है, मतलब बी और ई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाने वाले बेटा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बी और ई। मतलब इस पूरी रिएक्शन के अंदर ना मैग्नीज +2 में है ना मैग्नीज +3 में। अब नीट 2024 की 2025 की बात करना चाहूंगा। नीट 2025 के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखना बेटा। जो MnO4 माइनस होता है इसका नाम होता है पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। इस पर मैंगनेट आयन के अंदर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। याद रखना अगर हमारे पास मीडियम कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, तो एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से +2 जाता है, मतलब +7 से +2 गया, कितने का डिक्रीज हुआ, 5 का डिक्रीज हुआ। तो याद रखेंगे एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है इसका, 5। पर बेटा यहीं पे अगर आपने मीडियम को क्या बना दिया, न्यूट्रल बना लिया, या फिर आपने स्लाइटली, क्या स्लाइटली एल्केलाइन बना लिया, एल्केलाइन, स्लाइटली आपने एल्केलाइन बना दिया, तो बनेगा बेटा MnO2, मैग्नीज चला जाएगा +4 पे,
मतलब +7 से +4 गया, 3 का डिक्रीज गया, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3। तो बेटा अगर यहीं पे आपने मीडियम को बना दिया स्ट्रॉन्ग एल्के लाइन, क्या बना दिया स्ट्रॉन्ग एल्के लाइन, और कैसे चलेगा स्ट्रॉन्ग एल्के लाइन है, अगर KOH लिखा हुआ दिख जाए तो मिलता है मुझे MnO4 2 माइनस, मतलब मैग्नीज कहाँ जाता है +6 में, सो +7 से +6 में जाता है, 1 का डिक्रीज, तो एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर 1। तो हो सकता है बेटा 2025 में क्वेश्चन बना दे व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, अगर ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है आपसे, द बार्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम, द लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH। बेटा जरा समझो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जो सीरीज दे रखी है वो बार्मर सीरीज दे रखी है, तो बार्मर सीरीज के लिए जो सीरीज का लोअर होता है वो होता है 2। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लोएस्ट एनर्जी जो होती है बेटा वो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसका मतलब बार्मर की जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, एन हायर मतलब 3 से हो जाएगा एन लोअर मतलब 2 में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/λ इज इक्वल टू RH, 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा अब जरा एटम को देख लेते हैं, एटम क्या बेटा हमारे लिए, एटम हमारे पास है H एटम, तो H एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो तो हो गया 1, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दो 1/λ इज इक्वल टू RH, 1/n लोअर का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर मतलब माइनस 1/n हायर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्लियर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36/5 RH। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोएस्ट एनर्जी की बात करेंगे, आज के बाद याद रखना लोएस्ट एनर्जी का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और फर्स्ट लाइन, ये आज के बाद याद रखेंगे बेटा फर्स्ट लाइन। इसका मतलब जो आपके पास क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट नंबर 1 था, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अपना स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज द मैक्सिमम ऑफ द कर्व इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने जो रिएक्शन कराई है CH3CH2OH की रिएक्शन कराई है आपने फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ, तो बेटा यहाँ पे बनेगा हमारे पास इथाइल आयोडाइड। और उसके बाद बेटा आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, या इथाइल आयोडाइड क्या है आपके पास A, तो बेटा यहाँ पे होगा गिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन CH3CH2 MgI, जहाँ पे मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है और एल्काइल के CH2 पे माइनस चार्ज है, ये बन गया आपके पास आपका B। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड क्या है बेटा, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो बनेगा CH3CH2, यहाँ पे बनेगा CH2O माइनस और MgI प्लस, ये बन गया आपके पास C। उसके बाद बेटा आपने डाला यहाँ पे पानी, जब आप पानी डालोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करते हैं H और OH, बन जाएगा आपके पास CH3CH2CH2OH, नाम हो गया इसका क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल या फिर एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, क्लियर है, एन प्रोपाइल एल्कोहल। आइए जरा इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज द एन प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया बताइए भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे बेटा आप जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे, डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूँ क्योंकि यही समझाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वाला स्टेटमेंट ही बेटा कैसा स्टेटमेंट है हमारा, रॉन्ग क्यों है, जरा स्टेटमेंट को पढ़ो, द एन एन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, कि ये कह रहा है एन एन का जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पी पी सिंगल बॉन्ड। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, अब देखो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि P4 हमारा एग्जिस्ट करता है पर N4 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा S8 एग्जिस्ट करता है, S8 एग्जिस्ट करता है
पर O8 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन ही क्या है बेटा, देखो मैं P4 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा चीजें जल्दी क्लियर हो जाए। ये मैंने बना दिया P4 का स्ट्रक्चर, एक बार रुकिए, ये बना दिया मैंने P4 का स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो P4 में बेटा फॉस्फोरस फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। पर बेटा N4 के अंदर अगर आप सेम स्ट्रक्चर N4 के अंदर बनाना चाहते हो तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे मिलती है लोन पेयर रिपल्शन। अच्छा ये कौन से पीरियड का है नाइट्रोजन, हमारा सेकंड पीरियड का है। तो इनके साइज छोटे हैं इसलिए रिपल्शन कैसी है बेटा, लार्ज। लोन पे रिपल्शन कैसी है, लार्ज। पर फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे भी है। पर ये लोन पे रिपल्शन क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि फॉस्फोरस क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जो आपका लेग टेस्ट होता है वो यूज होता है एल्यूमिनियम 3+ के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेग टेस्ट होता है आपका एल्यूमिनियम +3 के लिए। नेसेसरी रिएजेंट जो होते हैं बेटा वो अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट के लिए यूज किए जाते हैं। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड बेटा इनका यूज किया जाता है Fe+3 के डिटेक्शन के लिए। और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है NO3- के लिए ब्राउनिंग टेस्ट। तो आप देख लो जरा, ए को आप किसके साथ मैच करोगे, एल्यूमिनियम 3 मतलब ए को मैच कर दोगे 3 के साथ। नेचुरल रिएजेंट बी को मैच करोगे अमोनियम के साथ मतलब 4 के साथ। सी आ गया पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, इसको मैच कर दो आप 2 के साथ। और डी आ गया ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको मैच कर दो NO3- के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाएंगे भैया, ए के साथ 3। ए के साथ 3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 3। आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन है, मैं इसको हिंट देके जल्दी से कराऊंगा। अगर HCl की बात करूंगा बेटा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बीच में एक बॉन्ड है। पर अगर मैं N2 की बात करूंगा तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बेटा बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होगी। बस खत्म, ये लॉजिक लगा दो। H2 की बात करेंगे तो ये हो गया बेटा H और H2 का स्ट्रक्चर। तो H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है हमारे पास 1। और अगर मैं बात करता हूँ O2 की तो ये हो गया बेटा O2 का स्ट्रक्चर, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है आपके पास 2। इसका मतलब सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, HCl का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू है 3, H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू है 1, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब N2 को बेटा किसके साथ मैच कर दूं मैं, 3 के साथ। मतलब बी को किसके साथ मैच कर दूं, 3 के साथ। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू तो यही है। उसके बाद बेटा वैल्यू आ रही है 498, मतलब O2 को आप जो सेकंड नंबर पे आ रहा है क्योंकि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, आपने इसको मैच करा 498 के साथ मतलब 2 के साथ। बस इतना ही चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए 3 और चाहिए 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्या पूछा, जरा क्वेश्चन को रीड कर लो। द स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग शेल, जिंक से जिंक 2+ एक्वस, Fe2+ एक्वस से Fe इज 0.32 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये आपको बेटा रिएक्शन दे रखी है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपसे बेसिकली डेल्टा जी नॉट पूछा है। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट होता है। क्वेश्चन में आपको E नॉट की वैल्यू दे दी 0.32 वोल्ट। क्वेश्चन में बेटा आपको F की वैल्यू भी दे रखी है 96487 कुलाम। और साथ में बेटा N, अब N क्या होता है, N होता है हमारे पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आप बस एन फैक्टर फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए एन फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो जिंक बेटा अपनी यहाँ पे कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 की फ्री फॉर्म में, और जिंक कहाँ पे चला गया +2 में। तो जिंक बेटा 0 से +2 में गया, कितने का इंक्रीज, 2 का इंक्रीज। इसका मतलब जिंक का यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 2, और यही वैल्यू हो गई आपकी एन की। तो आपने क्या करना है, सोने पुट करना है -2 इंटू 96487 इंटू ई नॉट दैट इज 0.32। आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ कैलकुलेशन बेस है। जब आप सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी नॉट इज माइनस का 61.75
किलो जूल पर मोल। सो द आंसर नंबर ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट याद कराऊंगा, उसमें मैं समझाने लायक कोई कुछ चीज नहीं होती। जैसे लिखा हुआ है इफर्सेंस ऑफ कलरलेस गैस। हमें पता है बेटा कौन सी गैस निकालेगा, ये कार्बोनेट है, यही निकाल सकता है CO2। इसका मतलब ए को किसके साथ मैच कर दो? 2 के साथ। स्मेल ऑफ रॉटन एग, सड़ी हुई स्मेल कहाँ पे आती है बताओ? तुम्हें पता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। सल्फाइड के साथ, किसके साथ आ रही है बेटा? सल्फाइड के साथ। किसके साथ मैच कर दोगे? 3 के साथ। गैस विद द पंजेंट स्मेल, है ना? तो पंजेंट स्मेल किसके अंदर आती है? सल्फाइड के अंदर। ये आ गया आपका सल्फाइड, ये आ जाएगा आपके पास SO3 2 माइनस। इसको मैच कर दो, किसके साथ मैच कर दोगे? 4 के साथ। ये आ गया 1 के साथ। तो ये आपका बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। तो ये सॉल्ट एनालिसिस से इन्होंने क्वेश्चन बना के दिया है। तो सॉल्ट एनालिसिस से आप मान के चलो एक आध क्वेश्चन आपको नीट 2025 में भी आपको सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन मिल जाएगा। आई थिंक 10-11 पेज का बेटा आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, उसको आप याद कर लीजिए, वो बेस्ट है। आइए क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अ वाटर इज। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा दे रखा है। आइए देखिए, सबसे पहले बेटा मैं फाइंड कर रहा हूँ AgCl की सॉल्युबिलिटी। बता देता हूं मैं AgCl की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? 0.1 मोलर KCl के अंदर। होता क्या है बेटा, AgCl हमारा ट्रिपल एस है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, ये आपको देगा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। जरा समझना, है ना, जरा समझना। सॉलिबिलिटी की बात हो रही है बेटा। अब जो Cl माइनस है वो KCl से भी आ रहा है ना? अगर मैं T इज इक्वल टू 0 की बात करूंगा, T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको A मोलर ले लिया, तो T इज इक्वल टू 0 पे बेटा Cl माइनस तो हमारे पास मिलेगा ना 0.1 मोलर। वो कहाँ से आ रहा है? KCl से आ रहा है। अब मैंने बोला क्या अचीव हो गया? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और जो मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व होना था उसको मैंने क्या बोला? सॉलिबिलिटी। तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा S प्लस 0.1। बेटा आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। KSP की वैल्यू तो दे रखी है 10 की पावर ऑफ -10 इज इक्वल टू S इनटू S प्लस 0.1। हमें पता है बेटा जो सॉलिबिलिटी की वैल्यू होगी, जो सॉलिबिलिटी की वैल्यू होगी 0.1 के कंपैरिजन में तो बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे S प्लस 0.1 को अप्रोक्स S लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 10 की पावर ऑफ -10 इज इक्वल टू S इंटू 0.1 आ गया। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 की पावर ऑफ -9। पर ये सॉलिबिलिटी किसके अंदर है? KCl के अंदर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला आपको सॉल्युबिलिटी का रेशियो निकालना है AgCl की, किस किस के अंदर? 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के अंदर। और कब? जब वो पानी के अंदर है। अब मैं सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं पानी के अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। अब बेटा देखो वाटर के अंदर हम चेक करेंगे, अगेन हमारे पास AgCl सॉलिड है, जब ये पानी के अंदर जाएगा हमें क्या देगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब एक बात बताओ, जो कॉमन आयन है Ag प्लस Cl माइनस, पानी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दूं KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। यहाँ पे S की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ KSP, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर ऑफ -10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 की पावर ऑफ -5। पर ये सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है? ये पानी के अंदर। आपको करना है कि आपको रेशियो निकालना था। आपको किस चीज का रेशियो निकालना था? सॉल्युबिलिटी KCl के अंदर अपॉन सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर। तो KCl के अंदर सॉल्युबिलिटी आई है 10 की पावर ऑफ -9, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी आई है 10 की पावर ऑफ -5। सॉल्व करोगे 10 की पावर ऑफ -4। तो अगर कोई आपसे पूछे बताइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, व्हाट इज द आंसर? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज 10 की पावर ऑफ -4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चले। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है ऑन द कंप्लीट, क्वेश्चन को पढ़ो। ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.1 ग्राम ऑफ पानी, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन की पूछी है। बेटा देखो, आप चाहो कैसे भी कर लो, मैं तो इसको मोल कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा मैं जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो लगाऊंगा POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास गिवन है 0.3 ग्राम,
आपने जब इसका कंबशन करा मतलब इसकी रिएक्शन करा दी O2 के साथ, तो बेटा हमें पता है क्या क्या मिलेगा, CO2 और पानी। अब जो CO2 मिली है कितनी मिली है, 0.2 ग्राम, और जो पानी मिला है वो कितना मिला है, 0.1 ग्राम। एक बार बताओ, अगर CO2, मैं यहाँ से समझो बेटा, आपके पास गिवन है आपको मास ऑफ CO2 इज 0.2 ग्राम, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 का आप कैलकुलेट कर लेना 44 ग्राम। तो बेटा मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। जब इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/220, ये आ गया आपके पास मोल्स। आई बताओ, एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर एक कार्बन का आइटम है, इसका मतलब मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन हो जाएंगे। सो मोल ऑफ कार्बन भी कितने हो गए, 1/220 मोल। तो बेटा यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन के मोल्स मिल गए, तो मैंने कैलकुलेट करा मास ऑफ कार्बन इज मोल ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन, सो 1/220 इंटू 12। क्लियर है, ये आ गया आपके पास मास ऑफ कार्बन। अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की मास परसेंटेज कैसे निकालो बेटा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये आ जाएगा 1/220 इंटू 12। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन है भैया क्वेश्चन में, 0.3 ग्राम। कितना गिवन है भैया, देखो जरा चेक करो, 0.3 ग्राम इंटू 100। तो बेटा यहाँ से हटा दो, आई थिंक 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से 4 टाइम कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 400/22। अच्छा एक काम करें, 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 200/11। सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 11.18%। एक बार बताओ, चार ऑप्शन में आओ, चार ऑप्शन में देखो, क्या कार्बन का परसेंटेज 11.18 एक ही ऑप्शन में है, बहुत सारे ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो हमें हाइड्रोजन का कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, कार्बन से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, आपके पास एक टोलुइन है, क्या है आपके पास, टोलुइन। आपके पास टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शन आप X2 के साथ करा रहे हो, Fe का यूज कर रहे हो डार्क, तो ये आपसे बोल रहा है क्या, इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग हेलोअरीन्स। तो बेटा ये याद रखना है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या यूज नहीं कर सकते, आप फ्लोरीन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, मैं रीजन समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो आपने लिया टोलुइन और आपने इसकी रिएक्शन करा दी F2 प्लस Fe डार्क के साथ, और आपका बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज करो ये आपने बना लिया प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन गया आपका मेजर और एक प्रोडक्ट आपके पास बन गया आपका माइनर। तो ये बन गया मेजर, एक बना देता हूँ माइनर। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड हुआ है, कार्बन सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो 2p2p बॉन्ड है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ह्यूज अमाउंट ह्यूज अमाउंट एनर्जी क्या होती है हमारी, रिलीज होती है। मतलब ये कैसा होता है बेटा, एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है ये, एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद बड़ा मुझे लग रहा है नीट 2025 में ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा देखिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी है, मैं लिख देता हूँ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए बेटा हम यूज करते हैं रिएक्शन जिसका नाम है बाश-शीमान रिएक्शन। बाश-शीमान बाज-शीमान रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या समझो, आप यहाँ पे यूज करते हो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, क्या यूज करोगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा दोगे HbF4 के साथ, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, बन जाएगी आपकी फ्लोरोबेंजीन। यही हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन है, जल्दी से इनको खत्म करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, पूछा गया है आपसे, the alkane that can be oxidized corresponding to alcohol by the KMnO4। बेटा देखो ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, इसने एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रखा है, एनसीईआरटी क्लास 11th, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। अब कहोगे सर ये हमें कहाँ मिलेगा, याद रखना बेटा, जहाँ पे लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में कंट्रोल कंबशन रिएक्शन,
उनके अंदर ही ये मिलता है। बेसिकली बेटा वहां पे लिखा हुआ है अगर आपके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन होगा और आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा आपके पास 3 डिग्री का एल्कोहल। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या चाहिए 3 डिग्री का। अब हाइड्रोजन की डिग्री बेटा डायरेक्ट डिपेंड करती है किस पे कार्बन पे। अगर कार्बन की डिग्री 3 होगी तभी तो हाइड्रोजन की डिग्री 3 होगी। और कार्बन की डिग्री 3 बनाने के लिए इन R1 R2 R3 को क्या बनना पड़ेगा मिथाइल मतलब एल्काइल बनना पड़ेगा। समझ में आया। ये हमारे पास जो R1 है R2 है R3 है बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। अगर ये एल्काइल ग्रुप होंगे तो ये जो वाला जो कार्बन है मैं अंडर हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला कार्बन आपका बन जाएगा 3 डिग्री का। वैसे ये हाइड्रोजन बन जाएगा 3 डिग्री का। और KMnO4 इसको बना देगा 3 डिग्री का एल्कोहल। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे बेटा व्हाट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे ऑप्शन 2 क्योंकि ऑप्शन 2 बता रहा है R1 R2 R3 क्या है मिथाइल मतलब ये तीनों के तीनों एल्काइल हैं जिससे कार्बन 3 डिग्री का बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 300 डिग्री केल्विन पे करा रहे हो A2 + 3B2 गिवन 2AB3 द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन देखना है इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और मुझे लगता है इस फॉर्मूले के ऊपर नीट 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मूला क्या है डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NgRT। बेटा ये रिलेशन आपको याद करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ आपको इंटरनल एनर्जी चेंज तो दे रखा है कितना 15 किलो जूल। मैं 15,000 जूल लिख दूं। आप एक लॉजिक देखो आप लॉजिक देखो आपको चीज आपको ना लॉजिक समझ में आएंगी। आई थिंक ये गलत लिख दिया मैंने आपको जो 15,000 किलो जूल है ना वो एंथैल्पी चेंज गिवन है। इसको हटा दो। ये 15,000 किलो जूल जो आपको गिवन है ये आपको एंथैल्पी चेंज गिवन है ये आ गया 15,000 जूल। आपसे इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं और इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एनजी निकालूं तो डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो। पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो आपके पास एक ही गैसियस प्रोडक्ट है जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब गैसियस रिएक्टेंट तुम्हारे पास दो है एक का कोफिशिएंट 1 है और एक का कोफिशिएंट 3 है। इनका क्या कर दोगे सम तो 1 + 3। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा मुझे आप खुद बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है। डेल्टा एनजी की वैल्यू आ रही है -2 मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। तो डेल्टा यू क्या बनेगा डेल्टा यू बनेगा डेल्टा एच प्लस डेल्टा एनजीआरटी। समझ में आया क्योंकि ये माइनस बेटा इक्वल के दूसरे साइड जाके ही क्या बन जाएगा प्लस। मतलब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होगी। आप सॉल्व भी मत करो इन चार ऑप्शन में चेक कर लो। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है ना 15,000 से ज्यादा आ रही है। तो 15,000 से वैल्यू ज्यादा आ रही है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रही है। समझ में आ रहा है किसी के दिमाग में आएगा सर ये भी तो एक ऑप्शन है। बेटा इस ऑप्शन में अगर तुम किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करते हो ना जूल में कन्वर्ट करने पे ये बनेगा 1998.8। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए हमारा आंसर डेल्टा यू का आंसर आना चाहिए 15,000 से ज्यादा। समझ में आ रहा है तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना गलत कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2025 में भी आपको मिलेगा। ये भैया इनका फेवरेट क्वेश्चन है आर्हेनियस काइनेटिक्स का। ध्यान से रखना है आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं उन टेम्परेचर पे रेट की वैल्यू दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपसे पूछी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा पर ये बता दे रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2025 में भी क्वेश्चन बन सकता है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। बेटा देखो T2 की वैल्यू 700 केल्विन। तो बेटा यहाँ पे K2 की वैल्यू हो गई 0.14 सेकेंड इनवर्स। और T1 की वैल्यू आपको गिवन है 500 केल्विन। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू आपको गिवन है K1 की वैल्यू होगी 0.04 सेकेंड इनवर्स। बस आपने वैल्यू को पुट करना है वैल्यू पुट चलो मैं कर देता हूँ K2 की वैल्यू है 0.14 अपॉन K1 0.04 इजिकल टू EA अपॉन R। अच्छा ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है जूल ना। इसका मतलब R की यूनिट भी किसमें पुट करूंगा जूल में 8.314। सो 1/T1 दैट इज 1/500 माइनस 1/700। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में पता है पंगा क्या बना। पंगा ये बना ऑप्शन बहुत आसपास के दे रखे हैं है ना देखने में ना आप डायरेक्ट ना अप्रोक्सीमेशन लगाओगे हो सकता है फंस जाओ। इसलिए उस क्वेश्चन के लिए उसने आपको स्पेसिफाइड log 3.5 की वैल्यू दे रखी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना
लॉग में कन्वर्ट करना भी सीख लो। यहाँ पे ln लिखा है ना, तो अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो लॉग 0.14 अपॉन लॉग 0.04, बेटा यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे 2.303 से डिवाइड कर देना। सो बस आपका ln से कन्वर्ट हो जाएगा लॉग के अंदर। क्लियर है? सो 8.314 1 अपॉन 500 माइनस 1/500 माइनस 1/700। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भैया मुझसे। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई पंगा नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में बिल्कुल भी। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में ये वैल्यू अननोन है, ये फाइंड कर लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा ये ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड जो है इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हमारे पास। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं मास ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व टू प्रिपेयर द 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद द 15 ग्राम लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, है ना, क्लास 12 का। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन। इसमें लगाएंगे क्या, इसमें हम लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा देखो यहाँ पे कुछ वर्ड यूज किए गए, पहले आप उन वर्ड को समझो। वर्ड है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाना। ले लेता हूँ, आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उन ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या बन जाना, इक्वल बन जाना। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या है बेटा, पाई या फिर पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख देता हूँ, है ना। चलो, अब ये कह रहा है आपको क्या क्या करना है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया दैट इज NH2CO NH2, इनको इक्वल बनाना है। अब तो एक बार बताओ बेटा, आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C6H12O6 into RT is equal to concentration of NH2CONH2 into RT इक्वल कर रहा, RT से RT क्या हो गया, कैंसिल। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान से देखोगे तो ग्लूकोज के लिए आपको कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में। मतलब कंसंट्रेशन जो यूरिया है NH2CONH2 कितना गिवन है, 15 ग्राम पर लीटर। पर बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट हमें किस में पुट करनी है, मोल पर लीटर में। तो हम क्या करें, यहाँ पे यूरिया के मास को, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास मास ऑफ यूरिया है। आप इसको यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर दो। यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो ये कन्वर्ट हो गया मोल पर लीटर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कितनी आ गई आपके पास 1/4। अब आपको कंसंट क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में 1 लीटर दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कितना है 1 लीटर। अच्छा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। तो बस इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारे पास मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे बेटा तो मास ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू आ जाएगी 45 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 दैट इज 45 ग्राम। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़िए जरा। आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर पूछे मेटल मेटल लिंकेज, टर्मिनल CO ग्रुप, ब्रिज CO ग्रुप और मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। आपके पास है Mn2CO10। बेटा जो ये स्ट्रक्चर होता है वो होता है मैग्नीज बॉन्ड मैग्नीज, और मैग्नीज के 5 बॉन्ड होते हैं CO के साथ। हर एक मैग्नीज के 5 बॉन्ड लगे होते हैं CO के साथ। होता क्या है, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड था वो था हमारे पास MnCO5। और यहाँ पे अगर आप En लगाओगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगाओगे, तो मैग्नीज के पास खुद के 25 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बोनिल ने एक लोन पेयर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 5 कार्बोनिल ने 5 लोन पेयर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन दिए। तो मैग्नीज के पास 35 इलेक्ट्रॉन बने। और मैग्नीज को चाहिए कितने थे बेटा, 36 इलेक्ट्रॉन। तो एक मैग्नीज ने क्या करा, दूसरे मैग्नीज के साथ बॉन्ड बना लिया, अपने आप को 35 से कहा ले गया 36 पे। अब जरा यहाँ पे देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, मेटल मेटल के अंदर लिंकेज है, बिल्कुल सही। टर्मिनल पे बेटा CO भी लगा हुआ है। मेटल कहाँ पर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी सही है। क्या यहाँ पे कोई ब्रिजिंग CO है, ब्रिजिंग CO नहीं है। अब बच्चे यहाँ फंस क्या जाता है समझो।
अगर यही स्ट्रक्चर मैं बनाऊं किसके लिए, कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट का स्ट्रक्चर बेटा याद रखना, कोबाल्ट जो होता है हमारे पास वो होता है CO2 CO8। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे कोबाल्ट का बॉन्ड कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनिल। कोबाल्ट के स्ट्रक्चर में ब्रिजिंग कार्बोनिल लगे होते हैं, कोबाल्ट के स्ट्रक्चर में ब्रिजिंग जो होते हैं ब्रिजिंग कार्बोनिल लगे होते हैं। अब ये जो इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज। ये कोबाल्ट वाले स्ट्रक्चर में तो है CO2 CO8 में, पर ये Mn2 CO10 में नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, क्या क्या ठीक है बेटा, ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट वाले में अगर आप देखोगे टर्मिनल पे CO है, मेटल मेटल के बीच में लिंकेज है और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की जीरो है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी और डी कहीं है, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन पेपर का। अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, जरा क्वेश्चन को रीड कर लो। मिथाइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन ड्यू टू। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यारा है, ये कह रहा है एक कार्बोकेटायन है, इसके साथ आपने मिथाइल ग्रुप को जोड़ा, तो ये मिथाइल ग्रुप इसको क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। और स्टेबिलिटी दे क्यों रहा है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा याद रखना, जब आपके टीचर ने जीओसी पढ़ाया होगा, बार बार जोड़ा होगा, हमेशा याद रखना RHI, पहले देखते हैं रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, बाद में देखते हैं इंडक्टिव। होता क्या है बेटा, जरा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है वो भी करके मैं दिखा देता हूँ। होता क्या है, जैसे मैंने बना दिया CH2 बॉन्ड H बॉन्ड CH2 प्लस, ये बन गया कार्बोकेटाइन जो कि 6 इलेक्ट्रॉन का है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे बनता है एक हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ बनेगा एक H प्लस। देखो जो कार्बन पहले 6 इलेक्ट्रॉन पे था वो चला गया 8 इलेक्ट्रॉन पे, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब नीट 2025 में बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जब हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कौन से इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट किस में हो गए, पाई बॉन्ड में, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने आपके साथ नीट 2025 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया 2 स्लॉट में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। चलो बच्चों, थैंक यू।